हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पेशल डिफिकल्टीज इन ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के अंदर में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन के अंदर। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर देखो इसको लिखने का 2-3 तरीका है, ठीक है। एक तो अगर क्वेश्चन आता है मान लो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो उस केस में क्या करोगे तुम, सिर्फ यहां पर हम आज 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ये पांचों पॉइंट को लिख कर आओगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ जाता है, तब क्या करोगे, तब तुम नॉर्मल जो डिफिकल्टीज था वो तो लिखोगे, साथ में ये 5 डिफिकल्टीज को भी लिखोगे। सर नॉर्मल डिफिकल्टी कौन सा, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या क्या डिफिकल्टीज होता है, हम 10 पॉइंट्स पढ़े थे इसके अंदर में। तो नॉर्मल वाला ये 10 पॉइंट तो हर जगह है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, चाहे वो नॉन डेवलप्ड हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रकार का इकोनॉमी है, ये 10 प्रॉब्लम तो कॉमन है। एक्स्ट्रा 5 प्रकार का और प्रॉब्लम होता है, ये है स्पेशल। ये कब होता है, ये सिर्फ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के केस में ये 5 होता है। मतलब टोटल 15 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हम 10 पिछले क्लास में पढ़े थे। नॉर्मल वाला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में अंडर डेवलप्ड वर्ड अगर यूज नहीं करेगा तो नॉर्मली 10 पॉइंट लिखकर आ जाना है, ठीक है। लेकिन अगर अंडर डेवलप्ड यूज कर रहा है तो चेक करना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखना काम हो जाएगा। लेकिन अगर 7 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 5 पॉइंट तो लिखोगे ही, साथ में यहां से भी 5-6 पॉइंट्स और उठाकर लिख देना, टोटल 10-12 पॉइंट लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, स्पेशल प्रॉब्लम्स अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। व्हाट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, जहां पर बिजनेसेस ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं होते, सब कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। गवर्नमेंट का कलेक्शन, टैक्सेस का कलेक्शन भी बहुत कम होता है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बहुत कम होता है, वहां पर ना अच्छा एजुकेशन है, ना अच्छा हेल्थ है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस प्रकार के इकोनॉमी को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में कुछ स्पेशल प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर में? सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमको आएगा अंडर डेवलप्ड में वो है सेल्फ कंज्यूम्ड बार्टर्ड प्रोडक्शन। सेल्फ कंज्यूम मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में बहुत सारे लोग अपने खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वो मार्केट में बेचने के लिए करते ही नहीं है, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर कर रहे हैं तो ये डेटा गवर्नमेंट को मिल ही नहीं पाता है, तो गवर्नमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर। जैसे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अगर देखोगे, इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर क्या है? इंडिया का एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर अपने खुद के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं। मतलब वो ये कभी नहीं सोचते कि कल्टीवेशन करेंगे, उसको मार्केट में ले जाकर बेचेंगे, बहुत सारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से हम हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। उनका मोटिव होता है कि सर्वाइवल, वो एग्रीकल्चर करते हैं टू सर्वाइव, ताकि वो जो प्रोडक्शन हो, मान लो राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं या धान कल्टीवेशन जो भी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए कल्टीवेशन करते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस तो नहीं बोलूंगा, हाउस होल्ड फैमिलीज होते हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए। तो इंडिया में ये सेल्फ कंजम्पशन का ट्रेंड, या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में सेल्फ कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, ना कि मार्केट में बेचा जाता है। तो ये डेटा गवर्नमेंट को मिल नहीं पाता। जब ये डेटा नहीं मिल पाता तो नेशनल इनकम वहां पर सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं हो पाता, ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम कम हो जाता है। बार्टर्ड प्रोडक्शन का मतलब आसपास के घर वाले, एक गांव में 4 घर है, मान लो ये दाल, ये राइस, ये कुछ और, ये कुछ और, सब एक दूसरे को आपस में चेंज करके एक्सचेंज कर लेंगे, सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए, मार्केट में बेचने ही नहीं गए, ये इसको राइस दे दिया, ये इसको दाल दे दिया, ये बार्टर सिस्टम है। जब इस प्रकार का इकोनॉमी होगा तो इस प्रकार के इकोनॉमी का डेटा गवर्नमेंट को नहीं मिल पाएगा। तुम अपने दोस्त को
अपना टिफिन में से खाना दे दिए, वो अपना टिफिन में से तुमको दे दिया। दिस इज बार्टर्ड सिस्टम। बार्टर्ड सिस्टम के अंदर में हम लोग कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर में बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि डेवलप्ड इकोनॉमी में ये नहीं होता, डेवलप्ड इकोनॉमी में भी होता है, लेकिन जो रेशियो है वो बहुत कम होता है। मतलब 1 लाख लोग में कोई 2-4 लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार का काम कर रहे होंगे, लेकिन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में 1 लाख लोग में से 40,000 लोग यही काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए या तो प्रोड्यूस करते हैं या तो बार्टर्ड प्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार का इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आओ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, पढ़ते हैं फटाफट से। सेल्फ कंजम्पशन या फिर बार्टर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन और बार्टर प्रोडक्शन को पढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोला है? अ गुड पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस इज नॉट ब्रॉट टू द मार्केट। हम मार्केट में लेकर ही नहीं जाते बेचने के लिए। नॉट ब्रॉट टू द मार्केट टू बी एक्सचेंज विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। इट इज आइदर कंज्यूम्ड डायरेक्टली, या तो हम खुद से डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं बाय द प्रोड्यूसर, और इज एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम खुद डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं या तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज करवा लेते हैं। ओनली रफ एस्टिमेट आर मेड अबाउट दिस पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। इसीलिए इसका करेक्ट एस्टिमेट हमको नहीं लग पाता, हम रफ एस्टिमेट सिर्फ कर पाते हैं। ठीक है, दिस डिफिकल्टी इज मोस्टली इन रूरल एरियाज। मैं बताया ना, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होता है, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरियाज के एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ये प्रकार का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है ऑफ द इकोनॉमी। Much reliance therefore cannot be placed on the national income figures through thus obtained। जो नेशनल इनकम का फिगर आएगा उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाय नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल समझ में आ गया क्या लिख कर आना है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर में। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का पॉइंट नंबर 2, नो सिस्टमैटिक अकाउंट्स। सर वहां तो किसी को अकाउंटिंग ही नहीं आता होगा। करेक्ट है, अगर अकाउंटिंग ही नहीं आता तो सिस्टमैटिकली अकाउंट्स मेंटेन कैसे करेंगे? आज तुम अकाउंट्स पढ़े हो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में 90% लोगों को तो अकाउंटिंग आता ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं आता है उनको। तो उस केस में वहां का क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो पाएगा? नहीं। क्या वहां का प्रोडक्शन का डेटा गवर्नमेंट को मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। क्या गवर्नमेंट सही तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है हमारा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंडर में। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एनी अकाउंट्स, डू नॉट कीप एनी अकाउंट्स। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही नहीं आता। और दे प्रोड्यूस बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, उनको आता ही नहीं है, वो इलिटरेट। ठीक है, दे मोस्टली प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड नॉट फॉर मार्केट। वो खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ना कि बेचने के लिए। दस द नेशनल इनकम एस्टिमेट आर बेस्ड मेयरली ऑन द ओरल इंक्वायरीज। सिर्फ इंक्वायरी किया जाता है, पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है फ्रॉम दिस प्रोड्यूसर एंड आर नॉट डिपेंडेबल एज सच। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑक्यूपेशन। ये पॉइंट वहां पर भी था। मल्टीपल ऑक्यूपेशन का याद है? एक आदमी बहुत सारा काम कर रहा है। एक गांव में अगर एक किसान को देखोगे तो वो खेती भी कर लेता है, वो किसी के घर में काम भी कर लेता है, वो साइकिल भी ठीक कर देता है, वो कुछ और भी कर लेता है, वो कुछ और भी कर लेता है। तो मल्टीपल वैरायटी का काम एक इंसान करता है। जब कोई इंसान मल्टीपल वैरायटी का काम करता है तो वहां पर नेशनल इनकम एस्टिमेट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन बिकॉज देयर इज अ लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं है। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक आदमी एक काम करे। ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन इज नॉट साइंटिफिक। पीपल हैव बीन फाउंड एंगेज इन नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक आदमी बहुत प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होता है, जिसके कारण नेशनल इनकम का कैलकुलेशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सोचो ना, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं मान लो पार्ट टाइम कहीं पर जॉब भी कर लेता हूँ, मैं मान लो कोई दुकान खोल कर भी बैठ जाता हूँ, एक मोबाइल का दुकान कर लेता हूँ, मैं मान लो सॉफ्टवेयर का भी काम कर देता हूँ, मैं मान लो स्टूडियो सेटअप का भी काम कर लेता हूँ, मैं मान लो फर्नीचर वगैरह का काम भी मैं मल्टीपल वैरायटी ऑफ काम कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल वैरायटी ऑफ काम कर रहा हूँ तो मेरा इनकम को एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, अनरिलायबल एंड फैब्रिकेटेड डेटा। व्हाट इज फैब्रिकेटेड डेटा? अनरिलायबल तो समझ में आ रहा है कि हम भरोसा नहीं कर सकते। जो डेटा हमें मिल रहा है
वो भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इलिटरेट इकोनॉमी है, लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन्ड नहीं है, तो वहां पर डेटा जो मिल रहा है वो अनरिलायबल है। फैब्रिकेटेड डेटा का मतलब जानबूझकर डेटा को मैनिपुलेट किया गया है, जानबूझकर डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिससे कि डेटा जो सही हम देते वो सही नहीं होकर गलत है। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया? ताकि हम टैक्सेस का चोरी कर सकें, ताकि हम जानबूझकर गवर्नमेंट को हमारा इनकम कम बता सकें, उससे टैक्सेस का चोरी हो पाएगा और हम बच जाएंगे। ठीक है, देखो, बिसाइड देयर आर स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, reliable data are not available. These are available, if these are available they are not dependable. अगर कहीं कहीं पर अवेलेबल है तब भी वो डिपेंडेबल नहीं है, मतलब फैब्रिकेटेड है, ओरिजिनल डेटा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक नॉट रिलायबल एंड फैब्रिकेटेड डेटा, डेटा ही गलत है। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट कैसे होगा? आखिरी पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, one of the important point, the underground economy. What is underground economy? सर जो जमीन के अंदर है, हाँ, लेकिन यहां पर जमीन के अंदर होने का डेफिनेशन कुछ और है। अंडरग्राउंड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? मेनी ट्रांजैक्शन आर मिस्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ, देखो बहुत सारा ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। Many transactions are missed in the calculation of gross national product, even though in principle they should be counted. Many illegal transactions, बहुत सारा illegal transactions भी है जिसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन नेशनल इनकम का तो पार्ट होना चाहिए, भले वो सही है या गलत है, लेकिन वो इनकम का तो पार्ट होना चाहिए। मोस्ट इलीगल ट्रांजैक्शन आर मिस्ड अनलेस दे आर लाउडेड इनटू द लेजिटिमेट बिजनेस। इनकम डेट इज अर्नड बट नॉट रिपोर्टेड, अर्नड बट नॉट रिपोर्टेड, ये कौन सा इनकम हुआ सर? हम पैसा कमाए लेकिन गवर्नमेंट को बताए नहीं, ऐसा होता है? हाँ सर, हर कोई ऐसा करता है इंडिया के अंदर, तो कमाता जितना है बताता उससे बहुत कम है। ठीक है, इनकम डेट इज अर्नड बट नॉट रिपोर्टेड इज इनकम फॉर टैक्स पर्पज, टैक्स को बचाने के लिए, इज यूजुअली मिस्ड, ऑल्दो सम एडजस्टमेंट आर मेड इन द जीडीपी कैलकुलेशन to take misreported income into account. The part of economy that should be counted, अब अंडरग्राउंड इकोनॉमी किसको बोलेंगे? अंडरग्राउंड इकोनॉमी का डेफिनेशन लास्ट वाले पॉइंट में दिया हुआ है, वो इकोनॉमी जिसको हमें काउंट करना चाहिए था लेकिन हम उसे काउंट नहीं किए, उसे हम बोलेंगे अंडरग्राउंड इकोनॉमी। ठीक है, देखो, द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट शुड बी काउंटेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट but is not in sometimes called the underground economy, जिसको हमें काउंट करना चाहिए था लेकिन हम काउंट नहीं किए, उसे हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड इकोनॉमी बोलेंगे। क्या हम जानबूझकर काउंट नहीं किए? नहीं, या तो हमारे पास डेटा नहीं था, या तो जानबूझकर फैब्रिकेटेड डेटा दिया गया था, या तो टैक्स पर्पस की वजह से जानबूझकर गलत डेटा दिया गया। इस प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ और उस प्रॉब्लम के कारण हम जो इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए था उसको नहीं कैलकुलेट कर पाए और इसके वजह से हमारा नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसको बोलेंगे हम अंडरग्राउंड इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जो सही डेटा के बेसिस पर क्रिएटेड नहीं है उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड इकोनॉमी। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है। तुम क्या करोगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो? सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा बता दो। देखो, एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं वो हर यूनिट से, मैं अभी फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, सारा वीडियोस तुमको करना है सीरियली। शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली क्या होता है, 7 मार्क का क्वेश्चन होता है 7 into 4। अब ये 7 into 4 कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इस प्रकार से हमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये होगा यूनिट नंबर 1 से, ये होगा यूनिट 2 से, ये होगा यूनिट 3 से और ये होगा यूनिट नंबर 4 से। इस प्रकार का 4 क्वेश्चन हमें दिया जाएगा।
यूनिट 1 से एक, 2 से एक, 3 से एक, 4 से एक। यूनिट 1 के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है। सेकेंड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन होंगे और हमें यहां पर भी 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। थर्ड यूनिट में भी 2 क्वेश्चंस होंगे और यहां पर अगेन हमें 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और लास्ट में भी 2 क्वेश्चंस होंगे और यहां पर हमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। हमको क्या होगा, अक्सर ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक और ये दोनों में से कोई एक। तो मैं जो अक्सर देखा हूं यूनिट नंबर 2 का एक क्वेश्चन जो होता है वो डिफिकल्टीज होता ही होता है। डिफिकल्टीज या फिर यूजेस, जो हम पिछले 2-3 क्लास में पढ़े ना, व्हाट आर द यूजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, या फिर व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, या फिर व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो आज का टॉपिक था। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर यहां पर होता है, और एक जो क्वेश्चन होता है, या फिर मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम भी इसके अंडर आ गया। ये 4 क्वेश्चन में से जनरली एक क्वेश्चन तो यहां पर होगा ही होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारे इसी यूनिट का कोई और क्वेश्चन होगा। तो अगर तुम इसमें से ये 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, या अभी तक मैं जो जो पढ़ाया इतना अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो इस यूनिट का, इसके आगे का तो छोड़ दो, यहां तक भी अगर अच्छे से कर लेते हो, तब भी तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि तुम यूनिट नंबर 2 का सही से पूरा आंसर लिखकर आ पाओगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में। यूनिट 1 का तो पूरा कवर कर लेना है। यूनिट 1 में से तीनों चारों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो जो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये वगैरह, अच्छा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी यहां पर होता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ाया उतना कर लेना, तो यूनिट नंबर 2 का मेरे हिसाब से काम हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आगे मैं और कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए उसको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तुम एक काम कर सकते हो, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अभी तक मैं जितना टॉपिक्स पढ़ाया हूं वो कर लेना, उतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा लॉन्ग क्वेश्चन को एग्जाम में अटेंड करने के लिए, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।